अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू क्रेक फिज़िक्स। आज हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास स्पेस होती है ना, वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, हम 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, आगे या पीछे। ठीक है, आगे या पीछे या दाएं या बाएं, ऊपर नीचे। तो ये 3 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक, लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं फिज़िक्स में, तो चीज़ों को आसान करने के लिए हमने 2 डायमेंशनली ही मूव किया, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल पेपर पे लिखते हैं। हम कभी पेपर पे कोई चीज़, आजकल तो खैर 3D प्रिंटिंग से है, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन हम 2D प्लान पर ही रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। फिर हम चीज़ों को लेके जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में। सही, तो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक एरोप्लेन जब उड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब पहले वो लेफ़्ट जाएगा, ठीक है, फिर वो आगे जाएगा और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक साथ तीनों डायरेक्शन में चलता है। ऐसा ही है, एक साथ वो थोड़ा साइड पे भी होता है, या फिर जिस तरह मैंने कहा था कि उसने टेक ऑफ किया तो एक साथ उसने तीनों डायमेंशन में जो है वो मूव किया। कोई भी वेक्टर अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो एक ही टाइम में दोनों डायरेक्शंस में, एक्स में भी और वाई में भी मूव कर रहा है एक ही टाइम में, तो उसका जो वेक्टर होगा वो मतलब हमने जिस तरह कहा था कि यहाँ पे ये एक्स है, तो ये हमारे पास जो वेक्टर है वो 2 डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि एक ए वेक्टर जो होता है वो हमारे पास ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसके अलावा डायरेक्शन पे मुश्तमिल होता है। अगर हम ये देखें, इस पर्टिकुलर वेक्टर की बात करते हैं, तो ये वेक्टर किस तरीके से मूव कर रहा है। ये एक ही टाइम में इसका मैग्नीट्यूड एक्स में भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसी ही वक्त इसका मैग्नीट्यूड वाई में भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखें, अगर ये जब यहाँ पे था तो इसका मैग्नीट्यूड गालिबन 1 था, फिर ये यहाँ पर आया, इसका मैग्नीट्यूड गालिबन 2 होगा। तो ये एक ही टाइम में दोनों ही डायरेक्शंस में मूव कर रहा है और दोनों डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो बेसिकली ए एक्स प्लस ए वाई। वाओ, अभी इनको शायद याद आई। खैर, हम इग्नोर करते हैं। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक साथ ही 2 डायरेक्शंस में मुश्तमिल है, क्योंकि एक ही साथ वो 2 डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम दोनों डायरेक्शन में ही लेंगे। अब यही चीज़ हमारे पास वाई में भी है, डायरेक्शंस में भी है। देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास ये जो है ये है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं मार्कर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो एक्स के अलॉन्ग होता है वो आई डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास होता है ये हमारे पास जे डायरेक्शन होता है। ठीक है, जे के। तो अब ये देखें, ये एक साथ ही एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एक साथ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यही है, तो हमारे पास जो ए कैप होगा वो किस पे मुश्तमिल होगा। ए कैप, वाओ, मैंने ए कैप का मैग्नीट्यूड लिख लिया है। तो ए कैप जो है हमारे पास वो बेसिकली आई प्लस जे कैप का हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा। इसका क्या मतलब है कि जो ए वेक्टर है वो एक साथ ही आई और जे पे से में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सॉरी इसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से समझते हैं कि हमारे पास ए एक्स जो होगा, ए एक्स कैप, वो हमारे पास आई है। ठीक है, हमारे पास ए वाई कैप जो है वो जे है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली ए एक्स वेक्टर निकालें, ठीक है, तो वो किस पे मुश्तमिल होगा। वो पहले तो ए एक्स मैग्नीट्यूड पर होगा इस तरीके से ही, और उसके साथ हमारे पास जो ए एक्स कैप है उस पर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वाई को देखें, जो हमारे पास वाई का मैग्नीट्यूड है
वो हमारे पास होगा वाई कैप, ठीक है, ऐसा ही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास ए वेक्टर है ना, वो बेसिकली हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक साथ ही वेक्टर दोनों ही डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकाली हुई है इन दोनों में, तो हमारे पास जो ए कैप होगा वो क्या बनेगा, ए एक्स, ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है, तो जे आई प्लस ए वाई मैग्नीट्यूड हमारे पास ये जे के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने ए आई बी जे और के पिछली वीडियो में जिस तरह हमने एरोप्लेन की वो डायमेंशंस निकाला था हमने पोजीशन, उस तरीके से ये इस तरीके से नोट होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वेक्टर है ये दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेक्टर जिसकी जो वेलोसिटी है, जिसका इफेक्ट दोनों ही प्लेन में होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, उसका वो क्या होता है, बेसिकली वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है। उसका एक इफ़ेक्ट होगा एक्स में भी, उसका एक इफ़ेक्ट होगा वाई में भी। जब हम उन दोनों इफ़ेक्ट्स को आपस में प्लेस करेंगे ना, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर वेक्टर का जो इफ़ेक्ट है प्लेन में वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से समझ में आएगा, हम पहले उनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम इसको रिजॉल्व करेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बना रहा है, बना तो ये स्क्वायर रहा है, लेकिन यूँ समझना कि अगर मैं ये थोड़ा बना लूँ, तो ये ऊपर बना लूँ, तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। और वैसे भी ये रेक्टेंगल ही है एक टाइप ऑफ, क्योंकि ये दोनों जो लेंथ है ये इससे बड़ी लग रही हैं, ठीक है। आप फॉर सपोज रेक्टेंगल ही समझ लें। तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये रेक्टेंगल कंपोनेंट्स मतलब इन दोनों को, इसके जो कॉम्बिनेशन है ना उसमें आप रिजॉल्व कर लेंगे। पहले इसके कॉम्बिनेशन आप फाइंड करेंगे, आप इजीली फिर उस वेक्टर को डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ए एक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने आपको पूरी मैथमेटिकल दिखाई, हमने ए एक्स और ए वाई को इस दोनों में रिजॉल्व करिए। अब मसला ये है कि ए एक्स है क्या, ए एक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री याद है, तो अभी हम ज्योमेट्री सीख रहे हैं, ठीक है। वाओ, चलो बहुत अच्छा, नाइस, ठीक। अब हम ज्योमेट्री सीख रहे हैं। अब ज्योमेट्री में क्या है कि एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अर्थ से जो प्लान गैलेक्सी वो कितनी दूर है, तो अर्थ क्या दुनिया की स्टार्ट है, नहीं, हमने उसका ओरिजिन लिया हुआ है कि हमसे कितना दूर है। तो ओरिजिन आप लिख सकते हैं। आप जब भी कोई सफ़र करें तो आप गूगल मैप पे देख रहे हैं कि भाई मेरे घर से नारायणगंज कितना दूर है, तो और क्या आपकी दुनिया आपके घर से शुरू होती है, नहीं, आपने अपने घर से ओरिजिन लिया हुआ है, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस। तो ये कोई भी एक चीज़ है जो ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक जो इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, वहाँ तक ये वेक्टर बना हुआ है, सही। अगर हम इसको एक्स एक्सिस को और यहाँ पे इसको ये लें, तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेक्टर ट्राइंगल बनता है, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास ओ एम है, ये हमारे पास एम पी है, ठीक है, ये हमारे पास एम पी है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली, अगर आपको याद है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास ए के बराबर है, बेस हमारे पास ओ एम यानी कि ए एक्स के बराबर है, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो बेसिकली ये एम पी बिल्कुल हमारे पास ए वाई जे के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम देखें थोड़ी सी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, तो कोस थीटा किसकी इक्वल होता है, कोस थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, इस तरीके से ही,
cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, जिसके साथ थीटा लगी हुई होती है वो हमारे पास बेस होता है, और परपेंडिकुलर के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास बेस हमारे पास ए एक्स है, ये आई मतलब ये इसको आई मत कीजिएगा ये बेसिकली हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एक्स है, और ये हमारे पास ए क्या कहते हैं उसको, वेक्टर है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास ये ए एक्स और इसके अलावा ये ए परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ए एक्स किस तरीके से आया, हम अगर जो हमारे पास ए वेक्टर है उसको जब हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा देखें, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर किसके ऊपर इक्वल है, ये हमारे पास ए वाई जे की इक्वल है, ठीक है। अगेन जे हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो 1 है, उसको लिखें ना लिखें कोई हमारे पास इतना कोई फ़र्क नहीं, इतना क्या बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ए वाई ए, तो हमारे पास जो ए वाई होगा वो होगा हमारे पास ए साइन थीटा, ठीक। तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स आ गए ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए, ठीक है, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जब भी एक वेक्टर इस तरीके से मूव करता है, नॉर्मली वेक्टर्स इसी तरीके से मूव करते हैं हमेशा, बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल एक खास लाइन में अलोंग, हमेशा वो एंगल बनाते हैं, हमेशा वो उनका जो इफेक्ट है वो दोनों ही प्लेन्स में होता है, ठीक है। क्योंकि तो इसीलिए हमारे पास जो वेक्टर्स जिनका इफेक्ट दोनों प्लेन्स में होता है वो हम किस तरह लिखते हैं, अब उनके कंपोनेंट्स के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट्स को हम फिर उनके मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड होते हैं, ये ए एक्स हम ए कॉस थीटा, ए वाई हम ए साइन थीटा। एक आखिरी चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में वो ये है कि कभी भी ये मत समझिएगा कि जो एक्स के अलोंग है कॉस थीटा वहीं पर ही आएगा, या जो वाई के अलोंग है साइन थीटा वहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो भी एंगल होती है उस एंगल के साथ जो लाइन आएगी, जो साथ हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, वो कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल फोर सपोज जेन यहाँ नहीं है, एंगल हमारे पास फोर सपोज यहाँ पर है, तो अब कोस थीटा हमारे पास ये वाई कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, सही है। और हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा साइन थीटा वाला, ठीक है। तो जो एंगल के साथ होगा, चाहे वो वाई कंपोनेंट है या एक्स कंपोनेंट है, ऊपर जा रहा है कि साइड में जा रहा है, जो एंगल के साथ होगा कॉस थीटा वहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग टू वन कंपोनेंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बीच नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।